हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अभी के क्लास में हम लोग फिर से पेपर नंबर 1 करेंगे। पेपर नंबर 1 में हम लोग यूनिट नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और हम लोग सेम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे रात में जहाँ से एंड किया था ना वहीं से अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ब्लूम तक खत्म किया था। अभी जो है हमें गैगने एंड ब्रिग्स के बारे में जानना है। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था जिसमें ब्लूम वी हैव कवर्ड। नाउ अभी देखो गैगने एंड ब्रिग्स का क्या कहना था, इन्होंने क्या अपना इन्वॉल्वमेंट दिया था। अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि हाँ ये कौन सा पेपर चल रहा है, तो लेट मी हेल्प यू विद दैट आल्सो। ये हमारा पेपर 1 चल रहा है, पेपर 1 का यूनिट नंबर 1। ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, वो है ये यूनिट। ठीक है, ठीक है, चलो तो आ जाते हैं गैगने एंड ब्रिग्स पे। GAGNE, गैगने एंड BRIGS। अब इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था, इनका क्या क्लासिफिकेशन था टीचिंग को लेके और इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को लेके, वो देखो। तो गैगने एंड ब्रिग्स में ना लर्निंग आउटकम को, लर्निंग जो होता है, लर्निंग का जो एक रिजल्ट होता है बोल सकते हैं, उसके हेल्प से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है, क्या क्या आउटकम होता है, इसके बारे में समझाने की बताया। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग अगर होगी तो हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छा होगा। इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छा होगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छा होगा। INTELLECTUAL, हाँ, इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छा होगा। इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा, रूल पता चलेगा लर्निंग का, हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा लर्निंग अगर अच्छा हुआ तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उससे आपका आउटकम क्या आ सकता है, उससे आपका रिजल्ट क्या आ सकता है, ये आपका बताया गैगने एंड ब्रिग्स ने। हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छा हो सकता है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स मतलब इंटेलिजेंस लेवल कह सकते हैं, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हमारा रूल आता है, लर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। सेकेंड पॉइंट, हमारा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज अच्छा हो सकता है। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज अच्छा होता है। कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ, कॉग्निटिव का मतलब नॉलेज हुआ। नॉलेज स्ट्रैटेजीज स्ट्रैटेजीज अच्छा हो सकता है। हम अपना खुद का लर्निंग, हम अपना खुद का लर्निंग लिख लो, खुद का रिमेम्बरिंग लिख लो, ये पावर हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना थिंकिंग स्किल्स अच्छा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हमारा वर्बल इंफॉर्मेशन अच्छा हो सकता है। वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल इंफॉर्मेशन अच्छा हो सकता है, राइट। वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, हम किस तरीके से अपना नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और किस तरीके से उसको वर्बली प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अच्छा हो सकता है। हमारा मोटर स्किल, मोटर स्किल्स मतलब क्या हुआ, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब हुआ हमारा जो बेसिकली हमारा जो नॉलेज को कैरी आउट करने का तरीका होता है ना, हम अपने ब्रेन से किस प्रकार से उसको कैरी आउट करते हैं, नर्वस सिस्टम से किस प्रकार से कैरी आउट करते हैं, मसल्स वर्क टुगेदर, है ना। तो ये सब हमारा मोटर स्किल्स हो जाएगा एंड इसमें हमारे एटीट्यूड्स अच्छे होंगे। एटीट्यूड्स जो है, एटीट्यूड्स का मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो वो भी आपका लर्निंग एटीट्यूड से चेंज होता है, लर्निंग का रिजल्ट होता है। तो गैगने और ब्रिग्स ने ना सिर्फ और सिर्फ आपका किस पे फोकस किया है, ये आपका लर्निंग आउटकम्स पे इन्होंने फोकस किया, जिस पे फोकस करते हुए इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी अच्छा होता है, वर्बल इंफॉर्मेशन अच्छा होता है, मोटर स्किल्स पे वर्क होता है, और साथ ही साथ किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड का बात किया उन्होंने, वो भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका गैगने एंड ब्रिग्स का पॉइंट जो ओवर हो चुका है। ब्लूम का जो हमने पढ़ा था कल रात में, याद होगा आपको, ब्लूम का अफेक्टिव साइकोमोटर, है ना, तो वो था ब्लूम का। तो ये हो गया गैगने एंड ब्रिग्स का एंड वो हो गया आपका ब्लूम का। और यहाँ पे एटीट्यूड मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। पेंटैब आज जो प्रॉब्लम कर रहा है बता रहे, ओके, हम किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या समझते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ मतलब देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा, कॉग्निटिव एक वर्ड है, कॉग्निटिव हर जगह हम देख रहे हैं अभी तक। कॉग्निटिव मतलब हुआ कि आप नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, नॉलेज डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर हम अपना नॉलेज डेवलपमेंट करते हैं तो
हमें अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे हमें अलग अलग डेवलपमेंट चाहिए होता है। जैसे कि आप खुद सोचो, जब आप बच्चे थे, व्हेन यू वर इन केजी और वन, तब आपका कॉग्निटिव लेवल कुछ और था। अभी आप लाइक पीजी कर रहे हो, कोई बच्चे कोई नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है सिर्फ, तो अभी आपका कॉग्निटिव लेवल कुछ और होगा, राइट। तो डिपेंड करता है, राइट, कि कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से ये डिपेंड करता है, एंड इसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट होता है माइंड का। ठीक है, एक मिनट, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं, एक वर्ड है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? नॉलेज, और डेवलपमेंट मतलब तो आप डेवलपमेंट जानते ही हो। तो नॉलेज मतलब क्या? हमारा मेंटल, हमारा ब्रेन, तो मेंटल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिसके हेल्प से आप खुद को एडजस्ट कर पाते हो इन्वायरमेंट में, एंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू वर्क, है ना। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना थिंकिंग चेंज करते हो, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना इमेजिनेशन चेंज करते हो, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना इंटेलिजेंस लेवल पे वर्क करते हो। अब जैसे कि देख लो, अभी नेट जेआरएफ में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम में, अब उसके हिसाब से हमें पढ़ना होता है, राइट। तो यू कैन सी हम अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा कि सब वहाँ पे काफ़ी तैयारी करके आएंगे, इस वजह से आप भी अपना लाइक प्रेपरेशन को काफ़ी हाई रखना चाहते हो, राइट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हुआ? नॉलेज बढ़ाना, ठीक है। ये एक मेंटल एक्टिविटी होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हमारा कोई भी, हम जिस एनवायरनमेंट में है अभी, उसके अकॉर्डिंग अपना थिंकिंग को चेंज करते हैं, अपना इमेजिनेशन को चेंज करते हैं, अपना इंटेलिजेंस लेवल को चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना, हमारे लाइफ में अलग अलग प्लेस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे हमें देखने को मिलता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया, व्हेन यू वर एट इन केजी क्लास, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुछ और था। जब आप 5th स्टैंडर्ड में आए, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुछ और था। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आए, आपका कॉग्निटिव कुछ और था। जब आप बीकॉम कर रहे हो, तब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुछ और था। आप केजी में इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा करते थे, और आप बीकॉम में अब आप इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। आप केजी क्लास में उसके अकॉर्डिंग अपने थिंकिंग को चेंज करते थे, और अभी आप जिस क्लास में हो, आप उसके अकॉर्डिंग सोचा करते हो, राइट। उसके अकॉर्डिंग अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को यूज करते हो, राइट। तो यही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेन मीनिंग है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हेल्प से आप पूरा एक मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये एक पूरा मेंटल प्रोसेस होता है, जिसको हम प्रॉपर सिस्टम में फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से, और साथ ही साथ अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं, अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे गैल्टने ब्रिक्स है, ब्लूम्स है, वैसे ही पियाजे एक पर्सन है, जीन पियाजे जिसको बोलते हैं, PIAGET, पियाजे, ठीक है। अब इन्होंने भी ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो आपको डायरेक्टली शो करेगा कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ में कितना चेंजेस होता है, कितना सारा स्टेजेस आता है, जिससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे सबसे फर्स्ट स्टेज में आएंगे हम लोग। अब जब हमने केजी क्लास की बात की है, तो हम उन बच्चों की बात करते हैं जो 0 से लेकर 2 साल के अंदर फॉल करते हैं। तो ये तो उनका स्टार्टिंग ईयर होता है, किसी का भी ये स्टार्टिंग ईयर है। अब इस ईयर में आप एक बात सोचो, हमें कोई मैथ समझाएगा तो समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये हमारा सेंस ऑर्गन से समझने का ईयर होता है। हम सेंस ऑर्गन से समझते हैं, हम फील करते हैं कि हाँ, वो हमारी मदर है, ये हमारे फादर है, ये हमारे फैमिलीज है, हम फील करते हैं। तो ये वाला जो पीरियड होता है, ये आपका सेंसरी पीरियड होता है,
ठीक है, 0 से 2 साल का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसको हम लोग सेंसरी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 साल से लेकर के 7 साल पर आ जाते हैं। ठीक है, 2 साल से लेकर के 7 साल तक का आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड होता है। क्या होता है? प्री ऑपरेशनल पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड होता है। ठीक है, नाउ ये दोनों देखा, ईयर के हिसाब से आपको समझ में आएगा, इसका नाम याद रखने का आपको। ठीक है, इसका नाम याद रखने को है आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर पे, जो आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चों का बात कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रंस आपका 7 साल से लेकर 11 में फॉल करेंगे उनको बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और बच गया है, तो फोर्थ नंबर हो गया 11 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के लिए। 11 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, तो ये पूरा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेजेस है, जो किसने दिया है? जो दिया है आपके पियाजे जी ने, जीन पियाजे ने, जिन्होंने स्टेजेस के हेल्प से आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को समझाया है। आप देख सकते हो, सबसे पहले आपका सेंसरी पीरियड आता है, फिर आपका प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल, एसपीसीएफ ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इस नाम से ही आप समझ सकते हो, एस स्टैंड फॉर सेंसरी ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, पी स्टैंड फॉर प्री ऑपरेशनल, सी स्टैंड फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड एफ स्टैंड फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस और आपको ईयर वाइज के साथ नाम याद रखना कंपल्सरी है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रही थी, अगर किसी को हिंदी में चाहिए ये सारा कुछ तो वो मेरे पीडीएफ को ले सकता है, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। ठीक है, इस वजह से मैंने हिंदी वाला नहीं आ रखा है। ठीक है, तो जीन पियाजे का पूरा स्टेजेस समझ में आ गया होगा आई बिलीव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सेंसरी पीरियड, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो इसको प्लीज याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, और इसका सीक्वेंस भी याद कर लेना। पहले हम 0 से 2 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं 7 से 11 साल के बच्चों की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब एक चार्ट दिया गया है पीडीएफ में ही, जिसके हेल्प से आप समझ सकते हो कि सेंसरी मोटर, मतलब ये सेंसरी पीरियड में बच्चे क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वो चार्ट भी देख लेना अगर समय मिलता है तो, ऐसे मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। अगर जो स्टूडेंट आपका 0 से 2 साल में फॉल करेगा, मतलब वो सेंसरी पीरियड में आता है, और सेंसरी पीरियड के बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेंस के हेल्प से रिस्पॉन्स करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, वो सेंस के हेल्प से रिस्पॉन्ड करते हैं, साथ ही साथ उसमें क्यूरियोसिटी होती है सब कुछ जानने का, कि हाँ अभी क्या हो रहा है, अभी क्या नहीं होगा, और मम्मा ने अगर अलमीरा पे कोई पर्स रखा है तो उस पर्स में क्या होगा, सब कुछ जानने का बहुत इच्छा होता है उनका। ठीक है, पूरा वर्ल्ड के बारे में वो जानना चाहते हैं। ये उनका सेंस का किसके साथ मेल होता है? मोटर के साथ। और मोटर स्किल्स मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखा मोटर स्किल्स लिखा था ना कहीं समझाया था मैंने। मोटर स्किल्स मतलब हुआ मेंटल एक्टिविटी, थिंकिंग। हाँ, यहाँ पे मोटर स्किल्स मतलब उनका सेंस का कोऑर्डिनेशन किसके साथ होता है? ब्रेन के साथ होता है। तो ये किस स्टेज में होता है? 0 से 2 साल के बच्चों के स्टेज में होता है, जहाँ पे वो सेंस का कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने ब्रेन के साथ, और सब कुछ को समझना चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये हो गया आपका 0 से 2 साल तक का स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं, जो सेंसरी मोटर के हेड से वर्क करते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो SENSORIMOTOR। अब देखो इसमें 2 वर्ड आ रहा है, एक सेंस और एक मोटर, मतलब हम सब कुछ को सेंस के हेल्प से कनेक्ट करते हैं ब्रेन को, मतलब ब्रेन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट ये हो गया 0 से 2 साल के बच्चों के लिए। नाउ अब हम देखेंगे 2 साल से लेकर के 7 साल तक के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। अब इनको हमने क्या बोला, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल, जो प्री ऑपरेशनल होते हैं, प्री ऑपरेशनल ये हर चीज, अब सेंस ऑर्गन्स का टाइम गया, ठीक है, अब हम थोड़े बड़े बच्चे हो गए, तो अब हम किसका हेल्प लेंगे, हम सिंबल्स के हेल्प से समझेंगे, सिंबल्स के हेल्प से समझेंगे, ठीक है। हम सिंबल्स का हेल्प लेंगे, हम एक प्रॉपर मतलब इमेजिन कर सकते हैं, हमारा इमेजिनेशन हो जाएगा, हमारा इमेजिनेशन यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा इंट्यूशन क्या है, ये यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करना तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टिल आप सिंबॉलिक सिंबल से ही समझ रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर लाइक वर्ड्स को नहीं यूज कर रहे, आप अपने कॉन्सेप्ट को, आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल्स का हेल्प ले रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे सिंबल्स आ जाए ना कीवर्ड, आप समझ लेना कि वो प्री ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब खुद को सोचो, आप 7 साल के जब थे तब आप क्या करते थे। 7 साल से लेकर के 11 साल तक का बच्चों का बात हो रहा है। 7 साल से 11 साल तक का क्या नाम था, इसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, 7 से 11 साल तक का। तो कंक्रीट ऑपरेशनल में हम खुद को एक लाइक सिचुएशन को समझना चाहते हैं और उस सिचुएशन से खुद को कनेक्ट करते हैं। याद करो स्कूल के वो टाइम जब आपको कोई देशभक्त का स्टोरी सुना दिया जाता था, आप भी चाहते थे कि मैं भी बड़ा होकर तो देशभक्त ही बनूंगा, मैं भी बड़ा होकर आर्मी में ही जाऊंगा। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि आप जो हो उस सिचुएशन को खुद से कनेक्ट करते हो और खुद उस सिचुएशन को खुद से अटैच फील करते हो, ठीक है, खुद से अटैच्ड फील करते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, इसमें आप ये देखोगे कि, एक मिनट में चेक कर लो, मेरी आवाज तो जा रही है ना, हाँ, इसमें हम ये चेक करते हैं कि हम खुद को टाइम से कनेक्ट करते हैं, खुद को लाइक स्पेस से कनेक्ट करते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, दूसरों से क्वांटिटी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका कीवर्ड हो जाएगा। और फिर 11 साल से लेकर के 15 साल तक लिख लो या ईयर ओल्डर लिख लो, जो भी इनके बाद के जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे होंगे, इनका हमने क्या नाम दिया था, इनका नाम हमने नहीं, जीन पियाजे ने क्या नाम दिया था, फॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा क्या हो जाते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। तो इनका क्या है, इनका सीन ये है कि ये अब थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाते हैं, मेंटली काम करते हैं कि हाँ समझ समझ के क्या सही है क्या गलत है, हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा थिंकिंग एबिलिटीज हाई हो जाता है, थिंकिंग एबिलिटीज हाई हो जाता है, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल हो जाते हैं, हर चीज का एक रीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका पूरा मतलब पियाजे के द्वारा जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, वो आपका ये कॉन्सेप्ट है। फिर से बता दे रही हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब होता है हम अपने नॉलेज की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ ये एक प्रोसेस होता है, मेंटल एक्टिविटी होता है जो शो करता है कि हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को कैसे एडजस्ट करें, अपने थिंकिंग को, अपने इमेजिनेशन को, अपने इंटेलिजेंस लेवल को कैसे एडजस्ट करें। तो अलग अलग प्लेस पे यू हैव टू शो अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब तो दिखेगा जैसे केजी में आपका इन्वायरमेंट क्लास का क्या था कि हर कुछ टीचर करके देगी तभी हम लोग करेंगे। अभी बीकॉम में क्या सेम इन्वायरमेंट है और सेम तरीके से आप करते हो? बिल्कुल नहीं। केजी में क्या था कि आपको उतना ही सोचना था जितना रिक्वायर्ड है, बट अब आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करता है, जिसमें आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हो। तो इस पॉइंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हुए पियाजे ने ठीक है, पियाजे ने कुछ स्टेजेस दिया, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने बताया, जिसके हेल्प से हम समझ सके कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो यहाँ लिखा है ना, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट स्टेजेस। अब ये स्टेजेस क्या है? तो सबसे पहले 0 से 2 साल के बच्चों पे आते हैं, जिसको हम लोग सेंसरी पीरियड बोलते हैं, जिसमें बच्चे सेंस ऑर्गन का हेल्प से ज्यादा समझते हैं, सेंस को कनेक्ट करते हैं माइंड से, ठीक है।
2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो आपका सिंबॉलिक लैंग्वेज के हेल्प से आप समझाते हो अपने पॉइंट्स को। 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल, जहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशन मतलब हुआ कि हम किसी सिचुएशन को खुद से कनेक्ट करते हैं। 11 से 15 हम थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं, हम थोड़ा समझदार हो जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं, हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, सब चीज का सही आंसर देते हैं, कोई गलत बोल रहा तो उसको सही करना चाहते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। 0 से 7, 7 से 7 से नो 0 से 2 था, 0 से 2 है ना, हाँ 0 से 2 है, फिर 7 से 11 है, 11 से 15, एक मिनट 0 से 2, एक मिनट इसको ना थोड़ा साफ से लिखना होगा। चलो ठीक है, आप समझ जाओ ना, ऊपर तो लिखा ही है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, एक बार देख लेना। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये आपका होता है 0 से 2 साल के बच्चों के लिए, 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, 7 से 11 साल के बच्चों के लिए, एंड 11 से 15 साल के बच्चों के लिए एंड ओल्डर। इजी था याद करना। किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट दिया है आपका जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने, ठीक है। जीन पियाजे ने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाया। 0 से 2 साल के बच्चे, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में वो सेंस के हेल्प से समझने की सब कुछ को कोशिश करते हैं। प्री ऑपरेशनल में सिंबल्स के हेल्प से अपने इंटेलिजेंस लेवल को शो करेंगे, इमेजिनेशन करके, इंट्यूशन करके कॉन्सेप्ट को सिंबल्स के हेल्प से समझाएंगे। 7 से 11 में हम सिचुएशन से खुद को कनेक्ट करते हैं, टाइम से, स्पेस, क्वांटिटी, ठीक है। 11 से 15 या फिर उससे ज्यादा थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं, थ्योरीज को समझने लगते हैं, हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लॉजिकल होते हैं, हर जगह हम लॉजिक से बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जीन पियाजे का डायग्राम भी दिखा देती हूँ, सो दैट आपको याद रहे। याद है ना, माइंड मैपिंग में डायग्राम से ज्यादा याद रहता है। तो यहाँ पे भी आपको डायग्राम, ये है हमारे जीन पियाजे, जिन्होंने देखो यहाँ पे दिया है ना, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे वर्क किया। चाइल्ड का कैसे डेवलपमेंट था, इस वजह से ना 0 से 2 करके इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, 0 से पूरा 2, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो इनका फोटो आ गया, कॉन्सेप्ट of cognitive development, ओके। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा डायग्राम जो अभी मैं आपको बता रही थी, ये वो पूरा डायग्राम हो जाएगा। अच्छा, इतना ही जूम होगा। चलो देखो क्या लिखा है, पियाजे, अच्छा पेन का मुझे थोड़ा ये कम करना होगा, ओके ठीक है। क्या लिखा है, पियाजे पीरियड्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आप जान गए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। बर्थ से 2 साल मतलब 0 से 2 साल, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे हम लोग मीन्स बच्चे जो होते हैं सेंस का हेल्प लेते हैं, स्किल्स, मोटर स्किल्स, आइटम नोन बाय यूज, है ना, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस परमानेंस लर्न। 2 से 6 साल तक प्री ऑपरेशनल, जहाँ पे हम सिंबल्स के हेल्प से सोचते हैं, लैंग्वेज को, ईगो सेंट्रिक होते हैं थिंकिंग, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, इमेजिन करते हैं ना, एक्सपीरियंस, चाइल्ड चाइल्ड डिसेंटर्स ग्रो, है ना। 7 से 11 साल तक में कंक्रीट ऑपरेशनल, जहाँ पे हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं, थोड़ा रेशनल हो जाते हैं हम, कंजर्वेशन, नंबर्स, आइडियाज, क्लासिफिकेशन, ये सब समझने लगते हैं। और 12 से लेकर के, नो ये 12 से था, हाँ 12 से लेकर के आपका अडल्टहुड, 12 से लेके अडल्टहुड फॉर्मल ऑपरेशन, जहाँ पे हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगते हैं, हाइपोथेटिकल आइडियाज देते हैं, एथिक्स का सोचते हैं, पॉलिटिक्स का सोचते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको जो अल्टीमेटली याद करना है ना, ये देखो ये वाले ईयर ना अक्सर बहुत सारे बुक्स में चेंज होते हैं, ठीक है, ये पेजेस टू पेजेस चेंज होते हैं, इससे कोई आपको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। याद रखो 0 से 2 सेंसरी मोटर, 2 से 7 आपका प्री ऑपरेशनल, क्या था, SPUF ना, SPUF यही था, SPUF था नहीं, SPCF था, SPCF, ओके। 7 से आपका 11 था क्या, दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड 11 से ओल्डर का था आपका
दैट वाज फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो SPCF, ठीक है, SPCF। ओके, तो इसके हेल्प से हम समझ लेंगे। ठीक है, अभी एक और डायग्राम देखती हूँ, अगर अच्छा सा मिलता है तो मैं उसके हेल्प से आपको समझा दूंगी। तो एक मिनट, ये देखो, ये डायग्राम देख सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये डायग्राम देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें डायग्राम के हेल्प से आपको समझाया है, बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होता है ना, वो भी दिखाया है। अब देखो, जब हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, यहाँ देखो एज लिखा है, 0 से लेकर के 2 साल तक का बच्चों का बात किया गया। ठीक है, चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, है ना, ये अब इस खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर दिया है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेंस के हेल्प से ये फील कर रहे हैं और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका सेंसरी मोटर स्टेट हो जाता है, जहाँ पे सेंस के हेल्प से हम समझ रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड इसका सेंस होगा। उसके बाद जब थोड़े बड़े होते हैं तब हम अपने टेडी बियर का ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, खुद एक डॉक्टर बन जाते हैं और अपने टेडी बियर का ही इलाज करने लग जाते हैं। मतलब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर चीज। तो 2 से 6 या 6 से 7 हो गया यहाँ पे प्री ऑपरेशनल हो गया। फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, जहाँ पे हम सब कुछ रूल्स को समझने लगते हैं, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल हो जाते हैं। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल में हम थोड़ा फ्यूचर का सोच रहे हैं, थोड़ा मतलब क्या होना चाहिए सही, क्या गलत है, ये देख रहे हैं। तो ये 12 से लेकर के अडल्टहुड, मतलब यहाँ पे अदर्स पूरा आपका एज का आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी काफी अच्छा है, जिसके हेल्प से आप पियाजे का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, अगेन 0 to 2 सेंसरी मोटर, नाउ 2 से 7 दैट वाज अबाउट प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 दैट वाज कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड 11 से ओल्डर आपका क्या था, फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसका आपका क्या शॉर्टकट कीवर्ड था, SPCF। किसने दिया है, पियाजे ने SPCF का कॉन्सेप्ट दिया, पियाजे ने SPCF का कॉन्सेप्ट दिया। पियाजे आप ऐसे याद रख सकते हो, ये वाला निमोनिक ना थोड़ा ना सनस्क्रीन का याद दिला रहा होगा आपको, सनस्क्रीन जो सब यूज करते हैं, राइट। तो आप ऐसे याद रखो, पियाजे को धूप में घूमना काफी पसंद था, तो उन्होंने ना सनस्क्रीन का एक नया सा ये निकाला वेरिएंट, जैसे कि SPCF कितना होना चाहिए, SPCF 0 से 2 होना चाहिए, या तो 2 से आपका 7 होना चाहिए, या फिर 7 से 11 चलेगा, और या फिर 11 से ओल्डर या पत्र चलेगा। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा, इनका बारे में जान चुके हैं पूरा। अब हम थोड़ा एक और पर्सन के बारे में जानेंगे, जिनका नाम एरिक्सन है, एरिक्सन। ठीक है, नाम लिख लो, ERIKSONS, एरिक्सन। एरिक्सन ने भी ना डेवलपमेंट पे ही वर्क किया है, इन्होंने भी डेवलपमेंट पे वर्क किया, बट ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, PSY ना। हाँ, एरिक्सन ने, देखो आपका क्या नाम था फर्स्ट पर्सन का भी, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वर्क किया, बट एरिक्सन ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे वर्क किया, PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे वर्क किया इन्होंने। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन्होंने भी एज वाइज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, बच्चा से लेकर के 18 मंथ तक का जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनका इन्होंने ट्रस्ट या मिसट्रस्ट बताया, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट। एक मिनट, ये वाला भी डायग्राम में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एरिक्सन कॉन्सेप्ट, देखो एरिक एरिक्सन, ओके, एरिक एरिक्सन, देखो यहाँ पे दिया है ना, ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, एरिक एरिक्सन। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है,
साइकोलॉजिकल थ्योरी, क्या अभी बताया था मैंने, इन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की। साइकोलॉजिकल थ्योरी कौन दिया है, एरिक्सन ने दिया है। इन्होंने एक थ्योरी के हेल्प से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझाया है, जो कि नाम है इनका एरिक एरिक्सन। इन्होंने टोटल 8 स्टेजेस का यूज किया है। कितना स्टेज का यूज किया, 8 स्टेजेस का यूज किया है। एंड 8 स्टेजेस के हेल्प से किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी कैसे डेवलप होता है वो बताया है। हर एक स्टेज पे एक पर्सन जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है और कुछ रिजल्ट आता है, जिसके हेल्प से वो अपना क्वालिटी और स्किल्स को डेवलप कर पाता है। जैसे कि 8 स्टेज में सबसे पहला स्टेज होता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो एज होता है ना, वो आपका इन्फेंट से लेकर के 18 साल तक, 18 साल नहीं सॉरी 18 मंथ का होता है। 18 मंथ का होता है। तो ये लिख लेना आप कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट मतलब 18 मंथ तक की बात हो रही है। नेक्स्ट होता है आपका ऑटोनॉमी और शेम और डाउट का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो आपका 18 मंथ से लेकर के 3 साल तक का होता है, 3 इयर्स तक का होता है। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज आता है, जो आपका 3 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी मतलब 5 साल से लेकर 13 साल तक का। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आपका आ जाएगा 13 से लेकर के 21 साल तक का। एंड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आपका आ जाता है 21 साल से लेकर 39 ईयर तक का। जेनरेविटी एंड स्टैग्नेशन आपका आ जाता है 40 साल से लेकर 65 ईयर्स तक का। एंड उसके बाद सबसे लास्ट है 65 ईयर एंड ओल्डर का आपका आ जाता है ईगो आइडेंटिटी एंड डिसअपियर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये याद रखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। आप यही सोच रहे हो कि इतना याद कौन करेगा, बट लेट मी टेल यू, यहाँ से आपका PYQ भी है, तो याद तो करना पड़ेगा भाई, याद रखना ये बात। आपको याद ऐसे रखना है कि एरिक एरिक्सन नाम का एक पर्सन था, उन्होंने अपना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उन्होंने पूरा 8 स्टेजेस के हेल्प से समझाया है। समझ में आया, फिर से बोल रही हूँ। एरिक एरिक्सन एक नाम का पर्सन है, जिन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की है, और जिन्होंने टोटल 8 स्टेजेस के हेल्प से किसी भी पर्सन का कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कैसे पर्सनालिटी डेवलप करता है वो बताया है। तो ये टोटल आपका 8 स्टेजेस है, जो आपका पूरा 0 से स्टार्ट होगा। 0 मतलब आपका पूरा इन्फेंट स्टेज से स्टार्ट होगा। इन्फेंट मतलब बेबी चाइल्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, एक और डायग्राम मुझे देखा हुआ है इसमें, जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला। अब एरिक एरिक्सन का आप तो ये समझ गए, ये थे कौन और इन्होंने दिया क्या है आपको, है ना, ये तो समझ में आ गया। अब ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम से आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एरिक एरिक्सन स्टेज जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, इसमें टोटल 8 स्टेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेजेस हो गया। अब देखो, सबसे पहला स्टेज आपका था ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का। आप खुद एक बात सोचो, जब बच्चा इन्फेंट होता है, इन्फेंट से लेकर के हम 18 महीने तक की बात करें स्टूडेंट का, राइट, बच्चे का, उस केस में आप खुद सोचो एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का रिलेशन होता है। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का रिलेशन होता है, मतलब बच्चा क्या सभी के गोद में जाना पसंद करता है, या फिर किसी किसी में ही कंफर्टेबल रहता है। ये वाला डायग्राम छोड़ो, इसमें ज्यादा अपना एज नहीं लिखा है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, और दूसरा मुझे देखने दो एक तो डायग्राम। ये वाला भी अच्छा है, और तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये वाला डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये क्लियर नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, कैसे एक पर्सन डे बाय डे नहीं, ईयर बाय ईयर अपना रोल आगे लेते जा रहा है, राइट। साइकोलॉजिकल मतलब उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो रही है, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप, राइट, ऐसे ही होता है, ठीक है।
वैसे तो ये पूरा आपको लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसी को ले लेते हैं। स्टेजेस 4 तक मैं समझा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्टेज 1 पे, जो आपका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का होता है। जो मैंने क्या बोला, 0 से लेकर के आपका 18 महीने तक का बच्चों की बात हो रहा है। आप खुद सोचो, ये सबसे फर्स्ट स्टेज है एरिक एरिक्सन का थ्योरी में, जिसमें आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझोगे। ये जो स्टेज है, ये आपका बर्थ से स्टार्ट होता है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, और कब तक कंटिन्यू होता है, 18 मंथ तक ऑफ एज, है ना। इस स्टेज में आप देखोगे कि जो बच्चा है, इन्फेंट चाइल्ड है ना, वो अनसर्टेन है वर्ल्ड के बारे में। उसको वर्ल्ड का बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं होता है। ट्रू, जहाँ पे वो रह रहा है, वो कैसा दिख रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है। तो वो अपने केयर गिवर मतलब जो उसका ख्याल रखता है, उसी को अपना सब कुछ मानता है। आपने देखा होगा, बच्चा जब रोता है तो सब उसको किसको देते हैं, उसकी मॉम को देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मॉम उस समय उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। तो एक छोटे बच्चे को, उसको अपने मॉम से ज्यादा अटैचमेंट होती है, जो उनका केयर गिवर होता है, और जो कंसिस्टेंसी से उनका केयर करता है ना, वो उसके पास जाना पसंद करता है। दैट्स वाई हम इसको ट्रस्ट और मिसट्रस्ट बोलते हैं। समझ में आया? फिर से बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो। एरिक इरेक्शन का जो फर्स्ट स्टेज है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, वो आपका इन्फेंट से 18 महीने तक में आता है। ठीक है, ये इसका एज ग्रुप है, 18 इन्फेंट से 18। इसमें आपका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का बात आता है, मतलब विश्वास करना या विश्वास नहीं करता है। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करता है, जो कंसिस्टेंटली इसका केयर करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको वर्ल्ड का एकदम नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट केयर मतलब इनका बेसिक नीड्स का कौन जानकारी रखता है, इनको फूडिंग का कौन हेल्प करता है, कौन इसका हमेशा ध्यान रखता है, केयर करता है, ये उसी को अपना सब कुछ मानता है। तो दैट्स वाई ये इसका फर्स्ट पर्सनालिटी शो करता है, किसी भी इंडिविजुअल का फर्स्ट पर्सनालिटी इन्फेंट से लेकर के आपका 18 मंथ तक का। इसका एक कीवर्ड भी है जो आप लिख सकते हो, वो हो जाएगा होप। वो दूसरा डायग्राम में है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट हम स्टेज 2 पे आते हैं, जो आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट का होता है। ठीक है, ये आपका 18 मंथ से लेकर के 3 साल तक चलता है। कहाँ 18 मंथ से 3 साल। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये आपका सेकेंड स्टेज है एरिक इरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का। इस स्टेज में ये कहाँ से कहाँ तक होता है, बिटवीन 18 महीना से लेकर के 3 साल तक। इस स्टेज में एडिक्शन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो होते हैं, वो फोकस्ड रहते हैं अपने सेंस को डेवलप करने में, पर्सनल कंट्रोल करते हैं, फिजिकल स्किल्स को जानते हैं, और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होते हैं। मतलब आप ये समझो कि आप देखो, आप खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि हाँ, जब मैं थोड़ा मतलब व्हेन आई वाज 8 मंथ से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है, वो क्या कर सकता है, वो इसमें था। ठीक है, स्टेज 3 में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पे ये आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है, ये थर्ड स्टेज है एरिक इरिक्सन का। ठीक है, ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस इनिशिएटिव में चिल्ड्रन असर्ट करता है देमसेल्फ मोर फ्रीक्वेंटली, डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे हम सब कुछ का एक पर्पस को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम इनिशिएटिव लेते हैं, इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव के कितना साल तक था, थर्ड स्टेज था। ठीक है, और इसमें एज ग्रुप नहीं लिखा है क्या? नहीं, एज ग्रुप नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूं, इनिशिएटिव और गिल्ट 3 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। 3 साल से लेकर के 5 साल आपका इनिशिएटिव गिल्ट का होगा। ठीक है, अब स्टेज 4 में इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, मतलब जहाँ पे फोर्थ स्टेज है, और इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी मतलब 5 से लेकर 13 साल का हो जाता है। आप स्कूल में याद करो, हम स्कूल में टॉप आने का कोशिश करते हैं, राइट। अब हम कम्पिटेंसी फील करते हैं, कम्पिटेंट होते हैं, राइट, कम्पिटेंट होते हैं। ये आपका कम्पिटेंसी हो गया आपका ये नेक्स्ट स्टेज। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टेज, तो हो चुका है। 6 से स्टार्ट करना है हमें, 6, 7, 8। ठीक है, और 3 स्टेज बचा है, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये देखो, 6 स्टेज जो होता है इंटीमेसी का होता है, आइसोलेशन का होता है। ये आपका 6 स्टेज है एरिक इरिक्सन थ्योरी का ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस स्टेज में हम जो है यंग अडल्टहुड का होता है, बिटवीन द एजेस अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर के
आपका 40 साल तक का, 1 मिनट, 18 से 40 साल तक का इंटीमेसी, नो, इंटीमेसी का एज जो है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये आपका 21 से लेकर 39 ईयर तक का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लाइक कॉन्फ्लिक्ट होता है, लविंग होती है, रिलेशनशिप बनता है अदर पीपल के साथ, ठीक है। उसके बाद जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये आपका 40 साल से लेकर 65 ईयर्स तक का होता है। आप खुद सोचो, अभी जब हमारे फादर मदर का जो एज होता है वो है ये 7th स्टेज है आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का। इस स्टेज में हम मिडिल अडल्टहुड में होते हैं 40 to 65, एंड जो लास्ट हो जाता है आपका 65 से लेकर के ओल्डर एज, ठीक है। 65 से ओल्डर हो जाता है ईगो सेंट्रिक वर्सेस डिसअपियर। इसमें हम 65 मतलब एंड लेवल पे आ गए हैं। इसमें क्या होता है, हम कंटेम्पलेट अकम्पलिशमेंट एंड डेवलप इंटीग्रिटी आवरसेल्फ, सक्सेसफुल लाइफ का सोचते हैं, ठीक है। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई बिलीव। अगर नहीं समझ में आया है तो ये वाला से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कौन सा? ये वाला से, ठीक है। ये डायग्राम, ये वाला मीन्स पिक्चर से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, आपको ये ही याद रखना है, मेन चीज जो है वो तो आपको मैंने समझाया, याद रखने वाला ये वाला चार्ट है। एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्फेंट से 18, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, जहाँ हमें होप होता है कि हमारा जो केयर टेकर है वही हमारा सब कुछ है, वो हमारे साथ गलत कभी नहीं होने देगा, ठीक है। 18 से 3 साल में जो ऑटोनॉमी, शेम, डाउट, विल पावर की बात करते हैं। 3 से 5 में हम इनिशिएटिव, गिल्ट का पर्पस क्या है काम करने का वो जानने की कोशिश करते हैं। 5 से 13 में थोड़ा कंपिटेंस हो जाते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंटोरिटी। 13 से 21 में हम आइडेंटिटी या कंफ्यूजन में रहते हैं कि आप खुद सोचो, जब आप 13 साल के थे, 13 से 21 साल मतलब ये हमारा तो स्कूल का टाइम था, याद है, बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था। तो इस टाइम में क्या हम अपने आइडेंटिटी को खोजते थे कि हमें बड़ा होके क्या बनना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमें बीकॉम लेना है या बीए लेना है, हमारा 10 कैसा एग्जाम जाएगा। तो आइडेंटिटी को खोजते थे उस समय स्कूल में 13 से लेके 21 साल में, फिडिलिटी। उसके बाद जब हम कॉलेज में चले गए 21 से 39, तो ये आपका लव वाला स्टेज हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इस टाइम में मैरिज हो जाता है, इस टाइम में, आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद हमारा मैरिज हो गया तो हमारी फैमिली हो गई, तो फैमिली का केयर करने का है, ठीक है। तो आपका 40 से 65 जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो केयर का स्टेज होता है। उसके बाद सबसे पुराना जहाँ विश्रम की बातें होती है 65 एंड ओल्डर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, जो आपका एंड ऑफ द स्टेज होता है। तो टोटल एरिक इरेक्शन में 8 स्टेजेस आप देख सकते हो, जिसके हेल्प से हम किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बिहेवियर। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, कहाँ पे कहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना। ठीक है, यहाँ पे मैं बस इतना लिख दे रही हूँ, एरिक इरिक्सन का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का इन्होंने समझाया है। टोटल टोटल 8 स्टेजेस दिया है, जिसके हेल्प से हम किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। टोटल 8 स्टेजेस एरिक एरिक्सन ने प्रोवाइड किया। चलो, इनका कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, बिहेवियरल लर्निंग। बिहेवियरल लर्निंग, ये क्या है, ये देख लो, बिहेवियरल लर्निंग, ठीक है। बिहेवियरल लर्निंग में हमें मेन 3 कॉन्सेप्ट को समझना है, जो आपका बिहेवियर को दिखाता है, बिहेवियर को समझाता है, ठीक है, बिहेवियरल लर्निंग। अब जैसे कि इसमें हमने देखा है, बिहेवियरल लर्निंग को भी हमने क्लास में किया है ऑलरेडी,
मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है। बिहेवियरल लर्निंग क्या है एक्चुअल में, ये समझो। इसमें ना हमने 3 कंडीशंस को देखा है और 3 कंडीशंस की हेल्प से हमने ये देखा कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, वो समझने की कोशिश की है। तो टोटल 3 आपको बिहेवियरल लर्निंग को समझना है। सबसे फर्स्ट हो जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ठीक है। तो ये 3 पूरा हमें समझने का है जो बिहेवियरल लर्निंग के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक हुआ, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो देखो, मेन इम्पोर्टेंट है बात इसमें क्या कि हम बिहेवियर से सीखते हैं। क्या लिखा है? बिहेवियरियल मतलब बिहेवियर हुआ, एंड लर्निंग मतलब बिहेवियर से सीखना।
ठीक है। तो हम टोटल 3 कॉन्सेप्ट को इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इसका एक डायग्राम दिखा देती हूँ जिसके हेल्प से आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये देखो, देर आर टोटल 3 main type of behavioral learning. First is classical conditioning, second is operant conditioning and third is observational conditioning. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, देखो, हम एक स्टिमुलस के हेल्प से हम किसी का रिस्पॉन्स को देखेंगे। स्टिमुलस के हेल्प से, स्टिमुलस मतलब फूड के हेल्प से ये डॉग का क्या रिस्पॉन्स होता है ये हम देखेंगे। इस विशल के हेल्प से इस डॉग का क्या रिस्पॉन्स होता है हम ये सीखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि हम एक रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट से या पनिशमेंट से, वो देखेंगे। जैसे इस माउस को देख लो, इसको हम लोग पनिशमेंट देंगे तो ये अपना एक्टिविटी को या फिर अपने रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वो देखेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में यू कैन सी कि ये बच्चा जो है ये अपने फादर को ये जो स्टेप्स फॉलो कर रहा है इसको फोल्ड करने में सेम ये भी फॉलो कर रहा है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग मतलब देख करके सीख रहा है। क्या कर रहा है? देख करके सीखना बोलते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो लर्निंग कैसे हो रहा है? ऑब्जर्वेशन कर करके, देख करके, दूसरे को देख करके कि वो इसके डैड जो कर रहे हैं वही ये सेम कॉपी कर रहा है। तो दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब समझ में आ गया? तीनों लर्निंग डायग्राम से थोड़ा इजी हो गया होगा। तो तीनों मतलब क्या है? तीनों में बिहेवियर लर्निंग ही हो रहा है। फर्स्ट हो जाता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड हो जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड थर्ड हो जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये तो सबसे इजी लगा होगा आपको, राइट? तो ये तीनों आपको अभी पढ़ने का है, 3 मेजर बिहेवियरल लर्निंग जिसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारा यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है CLASSICAL, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग आपको दिया किसने है? क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है इवान पावलोव के द्वारा। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसके हेल्प से हम किसी का बिहेवियर को समझ सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर को समझ सकते हैं। ये डेवलप किया गया है इवान पावलोव के द्वारा, ठीक है। अब देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग में हम एक प्रोसेस के हेल्प से समझेंगे। हमारे पास क्या क्या रहेगा? एक स्टिमुलस रहेगा और इस स्टिमुलस के हेल्प से हम सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स को देखेंगे। ठीक है, समझ में आया क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग के हेल्प से हम सामने वाले पर्सन का बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट इवान पावलोव ने दिया है। इसमें हम एक स्टिमुलस के हेल्प से सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स को देखेंगे। ठीक है, दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, बिहेवियर किसी भी पर्सन का बिहेवियर किस किस चीज पे बेस्ड होता है? एक तो एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। अब आप देखोगे कि एनवायरनमेंट बहुत हंसी मजाक करने वाला है तो आप वहां पे हंसी मजाक करोगे, लेकिन आप देख रहे हो कि एक एनवायरनमेंट जहां सब बैठ के रो रहे हो वहां तो आप हंस नहीं सकते हो ना। तो आपका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ होता है और इन्वायरमेंट के हेल्प से ही आपके बिहेवियर में शेप होता है, आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी का फ्यूनरल चल रहा है और वहां पे हम गाना बजाना लेके पहुंच जाएंगे तो वो तो बहुत गड़बड़ सिचुएशन हो जाएगा, राइट? तो अभी देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग में ये जो मतलब ये एक साइकोलॉजी थ्योरी है जिसमें हम रिएक्शन को देखेंगे। किससे? रिएक्शन को, रिस्पॉन्स। ठीक है,
एंड किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी एक इवेंट, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस। जैसे उस डायग्राम में क्या देखा आपने, हम यहाँ पे सोचो, आप खुद देखो, यहाँ पे हम किसका रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, हम इनका रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, इनका रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, मतलब हम डॉग का रिएक्शन को चेक करेंगे, राइट। और स्टिमुलस क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। ये इवेंट जो होगा, इसको फूड देने का जो इवेंट होगा वो स्टिमुलस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टिमुलस। अब समझ में आया क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पावलोव के द्वारा दिया गया है, इवान पावलोव के द्वारा दिया गया है, इन्होंने बताया है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। अब जैसे कि स्टिमुलस मतलब आप समझ चुके हो, स्टिमुलस मतलब क्या होता है, रिएक्शन मतलब क्या होता है, डॉग का रिएक्शन क्या होगा फूड को देख के, डॉग का रिएक्शन क्या होगा ये विजुअल को सुन करके, ये हम देखेंगे स्टिमुलस में, ठीक है। अब एक और डायग्राम मुझे लेना पड़ेगा क्लासिकल कंडीशनिंग में। अब जैसे ये डायग्राम को देख लो, ठीक है, क्या नाम है इसका, क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। अब देखो, जब हम इसको कोई भी कंडीशन नहीं दे रहे, मतलब कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ भी, मतलब ना ही विसल बजा रहे हैं, ना ही मतलब फूड दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसे ही फूड रखा हुआ है, ठीक है, फूड रखा हुआ है, मतलब ये स्टिमुलस लिखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ, स्टिमुलस हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, और डॉग का देखो, डॉग का भी कोई खास कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। ऐसे ही विसल बज रहा है, बज रहा है, स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो है ऐसे ही वर्क कर रहा है अपना काम, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये हो गया बिफोर कंडीशनिंग। अब क्या होता है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यहाँ मान लो एक पर्सन है, इसने क्या किया, इस विशल को बजाया, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही इसकी हॉर्न मतलब आवाज को सुनता है ये, इसको साथ ही साथ फूड भी दिखाता है ये, मतलब ये विसल भी बजा रहा है और फूड भी दिखा रहा है, तब क्या हो रहा है, इसके माउथ में से वाटर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ड्यूरिंग कंडीशनिंग का सिचुएशन है, जिसको हम लोग अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको समझ नहीं आया, मतलब 2-3 दिन तक इस मालिक ने क्या किया, 2-3 दिन तक विसल भी बजा रहा है और फूड भी दिखा रहा है, विसल भी बजा रहा है और फूड भी दिखा रहा है, विसल भी बजा रहा है, फूड भी दिखा रहा है, तो इसको तभी उतना समझ में नहीं आया। बट कुछ टाइम बाद इसको आदत लग गया, तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया, जब इसको आदत लग गया, जब भी ये मालिक जो है, जब भी ये विसल को ब्लो करता है, जब भी ये विसल बजाता है, तो क्या हो रहा है, जब भी ये विसल बजा रहा है तो क्या हो रहा है, इसके माउथ में से ऑटोमेटिक वाटर आ रहा है। समझ में आया, क्या यहाँ पे फूड है, क्या यहाँ पे फूड की एक कटोरी रखी हुई है, नहीं, ये मिसिंग है। बट पहले क्या कर रहा था, ये विसल बजा रहा था और फूड भी दे रहा था, तब इसको आ रहा था यहाँ पे वाटर, इसको लग रहा था कि हाँ अब मेरा फूड आने को है। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, सिर्फ ये जब विसल भी बजा रहा है ना, तो इसको लग रहा है कि मेरा फूड आने को है, बट एक्चुअल में फूड क्या आ रहा है, नहीं। समझ में आ गया, मतलब ये है इसका कहने का मतलब कि बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, ना ही इसको विसल से फर्क पड़ता है, ना ही इसको फूड से फर्क पड़ता है। सिर्फ अगर फूड देख रहा है तो ठीक है, फूड देख रहा है तो इसके माउथ में से वाटर आ रहा है, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया, फूड देखा, माउथ में से वाटर आया, ठीक है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, ये मालिक जो है विसल भी बजा रहा है और फूड भी बजा रहा है, ठीक है, फूड बजाने ना, सॉरी फूड को शो कर रहा है, यहाँ पे विसल नहीं था, यहाँ पे सिर्फ फूड था, तो यहाँ पे इसके माउथ में से वाटर आ रहा है, ठीक है। बट ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हो रहा है, विसल भी ब्लो कर रहा है, फूड भी शो कर रहा है, तो इसके माउथ में से वाटर आ रहा है, ठीक है, समझ में आया तीसरा स्टेप। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, जब भी ये मालिक जो है सिर्फ विसल ब्लो कर रहा है और फूड क्या है, यहाँ पे देखो फूड नहीं है, तब भी ये इसके माउथ में से वाटर आ रहा है, क्योंकि इसको पता चल गया है कि जब भी विसल बजेगा मतलब मुझे फूड मिलने को है, और यहाँ पे तो सिर्फ विसल ही बज रहा है, फूड क्या है, नहीं, तो मतलब ये आफ्टर कंडीशनिंग फिर भी इसका रिएक्शन सेम होता है। तो आपने देखा स्टिमुलस के हेल्प से इस डॉग का क्या रिस्पॉन्स में चेंजेस आ रहा है, बिल्कुल चेंजेस आ रहा है, राइट, चेंजेस आ रहा है ना, ठीक है। तो वही आपका हो गया यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बता रही हूँ क्या होता है, देखो बिफोर कंडीशनिंग की बात करते हैं, बिफोर कंडीशनिंग में
जब हमने सिर्फ इसको फूड दिया तो इसके माउथ में से वाटर आ रहा है। जब हमने सिर्फ विसल बजाया तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपका बिफोर कंडीशन, PRESPONSE, ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, एक बार फूड भी ला रहे हैं और प्लस विसल भी बजा रहे हैं, विसल भी बजा रहे हैं, तो इसमें इसका दोनों में ही वाटर आ रहा है माउथ में से, है ना। मतलब ये समझ गया कि डॉग डॉग का रिस्पॉन्स क्या है, डॉग का रिस्पॉन्स है कि वो फूड और विसल दोनों को सुन करके उसके माउथ में से वाटर आ रहा है। थर्ड कंडीशन में क्या है कि आफ्टर कंडीशनिंग, जब भी ये मालिक जो है विसल को ब्लो कर रहा है तब भी इसका माउथ में वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो इसका रिस्पॉन्स दिख रहा है स्टिमुलस की वजह से, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि जब यहाँ पे सिर्फ विसल था तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बट देखो जब यहाँ पे सिर्फ विसल को बजाना शुरू किया तो क्या ये रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, यस। तो क्या स्टिमुलस की वजह से इसका रिस्पॉन्स चेंज हुआ, यस, स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स में चेंजेस आया है। तो क्या यहाँ पे इन्वायरमेंट की वजह से इसका इसका बिहेवियर में चेंज आया है, यस, इन्वायरमेंट की वजह से इसका बिहेवियर में चेंज आया है। इन्वायरमेंट में तभी क्या हो रहा था, विसल बज रहा था एंड विसल के बजने से इसका बिहेवियर में चेंज आया, बिल्कुल आया। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका बिहेवियरल लर्निंग का कि हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। इवान पावलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग के हेल्प से समझाया है कि स्टिमुलस के हेल्प से आपका रिस्पॉन्स कैसे चेंज होता है। पहले स्टिमुलस फूड था, वाटर आया, विसल था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा में स्टिमुलस देखो फूड और विसल दोनों एक साथ दिया तो इसका रिस्पॉन्स आया, वाटर आया माउथ में, मतलब इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हुआ, यस हुआ चेंज। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आफ्टर कंडीशनिंग विसल भी दिया एज वेल एज वॉट, क्या फूड दिया है, नो, फूड मिसिंग है बट स्टिल इसके माउथ में वाटर आ रहा है तो रिस्पॉन्स आया, यस, रिस्पॉन्स आया। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ना आपको टोटल 4 चीज को याद रखना है। फर्स्ट हो गया यूसीएस। यूसीएस का मतलब क्या है, दिस इज अनकंडीशनड, अनकंडीशनड स्टिमुलस, STIMULUS। अब देखो अनकंडीशन स्टिमुलस, दैट मीन्स यहाँ पे हम बिफोर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। कहा गया डायग्राम, ये देखो अनकंडीशन, अनकंडीशन, अनकंडीशन है ना, अनकंडीशन, ये देखो यहाँ पे भी कहीं था अनकंडीशन, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टिमुलस के हेल्प से ऑटोमेटिकली इनका रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ स्टिमुलस क्या था, फूड, तो स्टिमुलस के हेल्प से इनका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है। कैन यू सी रिस्पॉन्स, यहाँ देखो स्टिमुलस के हेल्प से इनका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, और ये कंडीशंस रिस्पॉन्स है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हाँ, अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या होता है बेसिकली कि आपका स्टिमुलस के हेल्प से आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हो। जैसे ही फूड देखा डॉग ने, ऑटोमेटिकली उसके माउथ में वाटर आ गया, तो ये आपका अनकंडीशन स्टिमुलस हुआ। समझ में आया, ये आपका अनकंडीशन स्टिमुलस हुआ, जहां पे स्टिमुलस को देखते ही नेचुरली आप रिएक्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, नेचुरली ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर किया, राइट, ट्रिगर किया, ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्स ट्रिगर किया, राइट। तो ये हो गया आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था और आपका स्टिमुलस की वजह से ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्स वाज चेंजिंग। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड होता है यूसीआर। यूसीआर क्या है देख लो, दिस इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स।
अब यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ पे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, वेयर इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ये देखो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स में क्या हमने डॉग को कुछ सिखाया था, इसमें क्या डॉग को हमने कुछ सिखाया था कि जब भी फूड मिलेगा यू हैव टू रिएक्ट लाइक दिस, जब भी यहाँ पे फूड दिखेगा यू हैव टू रिएक्ट लाइक दिस? नहीं, हमने तो नहीं सिखाया था डॉग को ऐसा कुछ कि जब भी तुम्हें फूड दिखे यू हैव टू मीन्स आपको वाटर तो आना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं सिखाया था। तो क्या ये भी आपका नेचुरल था? यस। तो यहाँ लिखो अनलर्न्ड पर्सन, नहीं अनलर्न्ड रिस्पॉन्स, PONSE, अनलर्न्ड रिस्पॉन्स जो नेचुरली अकर होता है, नेचुरली OCCURS अकर्स, ठीक है, नेचुरली अकर, ठीक है, नेचुरली अकर्स। जैसे कि फूड को देखा वाटर आया, फूड प्लस विशल को देखा वाटर आया, ठीक है, ये आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ, दैट इज अनलर्न्ड रिस्पॉन्स जो नेचुरली आ रहा है फूड को देख के, फूड प्लस विसल को देख के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट वाज कंडीशनड स्टिमुलस, दैट इज योर CS, कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस कहा था, यहाँ पे था जहां पे हम अभी इनको समझा दिए हैं कि जब भी आपको विसल बजेगा मतलब आपको फूड मिलने का है, मतलब जब भी ये विसल का आवाज को सुन रहे हैं इनका ऑटोमेटिक फूड लेने का इच्छा हो गया, मतलब ऑटोमेटिक यू कैन सी वाटर इज कमिंग फ्रॉम द माउथ, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कंडीशन स्टिमुलस में क्या होता है कि हम प्रीवियस अपना एक्शन के वजह से, हमारा प्रीवियस जो कुछ भी था स्टिमुलस की वजह से, ठीक है, अब हमें ट्रिगर हो रहा है रिस्पॉन्स, ट्रिगर हो रहा है रिस्पॉन्स। जैसे कि प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली यहाँ पे फूड और वाटर दोनों दिया, फूड और विशल दोनों दिया, तो ये प्रीवियस रिस्पॉन्स था। तो प्रीवियस रिस्पॉन्स से आपका रिस्पॉन्स प्रीवियस स्टिमुलस से आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा है, कंडीशन हो गया है, ठीक है। नाउ फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या होता है, यहाँ पे हम कंडीशन रिस्पॉन्स ये वाला, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स जब हम सीख चुके हैं, यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि जब भी मेरे मालिक को फूड देना होगा वो विसल बजाएगा ही बजाएगा, ठीक है। तो ये हम सीख चुके हैं, तो मतलब यहाँ मैं लिख ले रही हूँ लर्न्ड रिस्पॉन्स, लर्न्ड रिस्पॉन्स प्लस प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। चलो ये आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो पैवलॉव को समझ में आ गया। एक बार पूरा मैं आपको क्या बोलते हैं उसको समरी करके बता देती हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। तो पैवलॉव का पूरा 3 कंडीशन हमने देखा है। 3 कंडीशन क्या क्या है देख लो यहाँ पे फिर से। 3 कंडीशन में से सबसे पहला कंडीशन ये एक हो गया आपका बिफोर कंडीशनिंग, एक हो गया ड्यूरिंग कंडीशनिंग और एक हो गया आफ्टर कंडीशनिंग। 3 कंडीशन समझ में आ गया, तो 3 कंडीशन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। बिफोर कंडीशनिंग, एक मिनट पूरा लिख रही हूँ, बिफोर कंडीशनिंग। पहले हम लोग बिफोर कंडीशनिंग को देख लेते हैं। बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है आपका, बिफोर कंडीशनिंग आप सबसे पहले इसको सिर्फ फूड दिया ना आपने, सिर्फ फूड दिया आपने, तो देखो
यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सबसे पहले हमने बिफोर कंडीशनिंग में सबसे पहले इसको फूड दिया और फूड देते ही इसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिलने लगा हमें, ठीक है। मतलब यहाँ पे UCR लिख रही हूँ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिलने लगा, ठीक है। और साथ ही साथ अनकंडीशन स्टिमुलस भी था। क्या यहाँ पे फूड को देखना, इसके माउथ में सलाइवा आना, वो कोई कंडीशन पे बेस्ड था? नहीं, वो ऑटोमेटिक होने लगा, राइट। यहाँ पे ये फूड को देखते ही इसके माउथ में ये सलाइवा आना, क्या इसका कोई कंडीशन था? नहीं, ये आपका ऑटोमेटिक आने लगा, ठीक है। तो ये आपका अनकंडीशन स्टिमुलस हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। कोई कंडीशन, ये बिफोर कंडीशनिंग का हुआ, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका और एक है बिफोर कंडीशनिंग का। बिफोर कंडीशनिंग का एक विसल वाला है, देखा अभी ना, बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग में यू कैन सी वंस मोर, यहाँ पे देख लो बेल, है ना। ये विसल को देख करके, ये भी तो बिफोर कंडीशनिंग में भी है। तो एक तो ये आपका विसल के हेल्प से कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख ले रही हूँ मैं बेल से, यहाँ पे जब हमने इनको बेल दिया, ठीक है, या फिर लिख लो विसल, लिख लो बेल या WHISTLE, विसल लिख लो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्या इसमें कोई रिस्पॉन्स था डॉग का? देखो कोई रिस्पॉन्स है, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, है ना। कि कुछ सोच रहा है ये क्यों पागल हो गया है, तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आपका कोई स्टिमुलस था? हाँ, स्टिमुलस तो था हमारा, विजुअल स्टिमुलस था ना, तो न्यूट्रल स्टिमुलस, स्टिमुलस से भी इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? ड्यूरिंग कंडीशन। ड्यूरिंग कंडीशन, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जैसे कि यहाँ पे देखो ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ठीक है। ये वाला सीन का हम बात करें, ये वाला सीन का ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हो रहा है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे आपका विशल भी है, फूड भी है, इसका रिस्पॉन्स भी है, ठीक है। मतलब सब कुछ है यहाँ पे। बट ये रिस्पॉन्स क्या कंडीशनल था? नहीं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। सलाइवा का आना क्या कंडीशन के बेसिस पे? नहीं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि इसको पता नहीं था। एक बार बस मालिक ने बजा दिया बेल, आई मीन विसल, और इसके हेल्प से ये समझने लगा कि जब भी अब विसल बजेगा मुझे फूड ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसका ये बेल से खुद फूड को कनेक्ट करना और सलाइवा आना इसका माउथ में, दैट वाज टोटली अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्या था? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। तो यहाँ पे आप लिख लो ड्यूरिंग कंडीशनिंग हम जब उसको बेल दे रहे हैं तो, और प्लस फूड भी दे रहे हैं, बेल और फूड दोनों दे रहे हैं, इन दैट केस आपका एक कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है। बेल आपका एक कंडीशन स्टिमुलस है और फूड अनकंडीशन स्टिमुलस, और सलाइवा भी आ रहा है। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? सलाइवा। तो सलाइवा मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात। नाउ लास्ट इज आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो रहा है? हम जब सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? बेल दे रहे हैं। यहाँ देखो आफ्टर कंडीशनिंग है ये वाला सिनेरियो, ठीक है, ये वाला सिनेरियो है। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या कहीं पे फूड रखा है हमने? देख लो खुद ही, नहीं ना, फूड वूड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है? ये बेल है। और अब ये बेल को देख के भी इसके माउथ में से सलाइवा आने लगा है। तो ये आफ्टर कंडीशनिंग का सिनेरियो है, जहाँ पे एक कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है प्रीवियस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि सिर्फ बेल दिया और इसका सलाइवा आने लगा था, यस आने लगा था। तो बेल हो गया आपका कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, और सलाइवा इसका कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन क्यों लिखा? क्योंकि अब इसको समझ में आने लगा था जब भी इसको बेल बचेगा तो इसको फूड ही मिलेगा। चलो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया सबसे पहला वाला क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बिहेवियर पर, जो हमारा था ऑपरेंट कंडीशनिंग। OPERANT, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है।
नाउ ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी किसी ने दिया है? यस, ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी दिया गया है। किसने दिया है ये? इट इज गिवन बाय B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी आपका एक लर्निंग प्रोसेस है। ये क्या है आपका? ये भी आपका एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम रिस्पॉन्स को देखेंगे। इसमें मींस प्रीवियस वाला में हम रिस्पॉन्स किसकी हेल्प से देख रहे थे? स्टिमुलस की हेल्प से देख रहे थे। बट ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, ये रिस्पॉन्स किससे आएगा? ये रिस्पॉन्स आपका पनिशमेंट समझते हो ना, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट, REINFORCEMENT, रीइंफोर्समेंट, ये दोनों चीज को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो इससे आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, ये हम देखेंगे आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में यही देखना है। मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपका जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, हम अगर पनिशमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तब आ रहा है, या रीइंफोर्समेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तब आ रहा है, या दोनों को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तब आ रहा है। तो स्किनर ने डिस्क्राइब किया है, स्किनर ने समझाया है कि कैसे आप किसी भी स्टूडेंट के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लर्नर के ऊपर पनिशमेंट को बढ़ाते हो या घटाते हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर रीइंफोर्समेंट को बढ़ाते हो या घटाते हो, उससे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया। जैसे ये वाला भी देख लो एक बार डायग्राम, अगर देखना चाहते हो और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये डायग्राम खुद से एक बार समझने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक बार वाला दिखा देती हूँ। बिफोर कंडीशनिंग फूड दिया, रिस्पॉन्स आया सलाइवा इन माउथ, सलाइवेशन, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। क्या यहाँ पे कुछ कंडीशन था? बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचो, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, फूड देख रहे हो, यम्मी यम्मी, आपके माउथ में सलाइवा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या कोई कंडीशन स्टिमुलस था? नहीं। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। बिफोर कंडीशनिंग ये एक विसल देखा, कोई दिक्कत नहीं, विसल ही तो है, न्यूट्रल स्टिमुलस, और इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स सलाइवेशन। ड्यूरिंग कंडीशन जब इसको इसका मालिक, ठीक है, इसको विसल भी ब्लो करता है और साथ ही साथ फूड भी देता है, तो इसका रिस्पॉन्स आया सलाइवा इन माउथ। मतलब ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि फूड को तो देख रहा है, बट ये विसल भी है ना, जिसके वजह से ये आपका एक स्टिमुलस की वजह से, आपका फूड की वजह से, दोनों की वजह से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी बाद में जब इसका मालिक सिर्फ विशल ब्लो कर रहा है, तब ये क्या समझ रहा है कि मुझे तो फूड मिलने वाला है। तो ये कुछ कंडीशन के बेसिस पे रिस्पॉन्स कर रहा है। कौन सा कंडीशन के बेसिस पे? कि इसको विशल को सुनते ही फूड मिलने वाला है, इस कंडीशन के बेसिस पे इसको रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये भी कंडीशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन बना चुके थे इस वजह से। तो ये आपका कौन सा हुआ? क्लासिकल कंडीशनिंग, जो इवान पावलोव ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इवान पावलोव ने, जिन्होंने बोला है स्टिमुलस के बेसिस पे आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, इसको हमें देखने का है। ठीक है, चलो ये हो गया, इसको क्लोज कर लेते हैं। बहुत पढ़ लिया हमने इसके बारे में, इसको क्लोज करो। अब आ जाते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जाओ। चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको एक्सप्लेन करता है कैसे पीपल या फिर एनिमल का डेवलपमेंट हो पाता है फ्रॉम अ लर्न रिस्पॉन्स
थ्रू रिपीटेशन, हम रिपीट कर रहे हैं, री या फिर पनिशमेंट। जैसे कि पॉजिटिव री क्या होता है, जब हम किसी को बहुत ही अच्छा प्लेजेंट रिवॉर्ड या फिर प्लेजेंट कुछ अच्छा चीज दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं उसके एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बेसिस पे। जैसे कि आपके बच्चे ने टाइमली होमवर्क किया तो आपने उसको 5 स्टार दिया, दिस इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो अब वो बच्चा जो है हमेशा होमवर्क करेगा। क्यों होमवर्क हमेशा करेगा? क्योंकि उसको ये 5 स्टार चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव री हो जाएगा। आपका बच्चे का स्पेसिफिक एक बिहेवियर में आपका एक स्पेसिफिक बिहेवियर दैट इज गिविंग अ 5 स्टार की वजह से ये अब हमेशा होमवर्क करने को रेडी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव री आया। वेराज नेगेटिव री क्या होता है? ये भी एक अटेम्प्ट है जिससे हम किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज कर सकते, डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव री या रिमूविंग नेगेटिव री। जैसे कि आपने देखा कि आपका टीवी देखना भी आपके बच्चे पर असर डाल रहा है और वो भी टीवी देखना पसंद करता है। तो आपने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नेगेटिव है ही, ठीक है। तो आपने इसको रिमूव कर दिया सो दैट आपके इस बच्चे पर भी चेंजेस आ सके। तो दिस इज द नेगेटिव री। और पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट मतलब कुछ ऐसा एवर्सिव करना जिससे आपका वो पर्टिकुलर बिहेवियर डिक्रीज हो सके तुरंत, है ना। दैट इज आपका पनिशमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, किंडरगार्टन टीचर यूटिलाइज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑन डेली बेसिस। ठीक है, किंडरगार्टन की टीचर है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करती है अपनी क्लास में। व्हेन अ चाइल्ड इज वेल बिहेव, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है, टीचर जो है उनको एक गोल्ड स्टार देती है या स्माइली फेस का स्टिकर देती है उनके नाम का ऑन अ पोस्टर बाय देयर नेम ऑन अ पोस्टर। तो ये क्या हुआ? ये आपका पॉजिटिव री हुआ। अब इससे क्या होगा? हर एक बच्चा चाहेगा कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। The teacher has used positive reinforcement। क्या यूज किया इन्होंने? पॉजिटिव री को यूज किया रिवॉर्ड दे करके, सो दैट वो रिवॉर्ड की वजह से वो और काफी नए नए बच्चों को देख सके और सब बच्चा अपना टास्क हो गया, अपना बिहेवियर हो गया, सब कुछ में अच्छा अच्छा बिहेवियर करे। तो रिवॉर्ड दे रही है, तो रिवॉर्डिंग बिहेवियर की वजह से चांसेस है कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइक बच्चे अच्छे से बिहेव करेगा एंड ये आपका रेकरिंग इन नेचर का। तो दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग। समझ में आ गया? दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। और एक था ना ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक चूहा का कान। आपको यहाँ देखिए क्या लग रहा है डायग्राम में? देखिए यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है जो मैं बता रही हूँ। अभी देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये एक स्पेसिफिक कंसिक्वेंसेस से कनेक्टेड है जिससे आपका बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। जैसे कि यह देख सकते हो, ये सब कुछ खा रहा है तो इसको रिवॉर्ड मिल रहा है जिससे ये अपना बिहेवियर को इंक्रीज कर रहा है। अब क्या होता है? अब जैसे कि ग्रीन लाइट चल रहा है, ग्रीन है और ये रेड है, राइट। तो इसका पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हमने इसको ग्रीन लाइट शो किया मतलब ही कैन ईट दिस, राइट। मतलब यहाँ देखो, मैं फिर से बताती हूँ। मान लो ये एक घर है, घर में चूहा रहता है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका मालिक है। अब इसके मालिक ने क्या किया है? एक ग्रीन लाइट लगा रखा है, एक रेड लाइट लगा रखा है। जब इसको यहाँ पे ग्रीन लाइट दिख रहा है, मीन्स ग्रीन लाइट दिख रहा है, दैट मीन्स ये फूड को खा सकता है। और जब यहाँ पे यू कैन सी द रेड लाइट दिख रहा है, दैट मीन्स ही कांट ईट, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये क्योंकि पनिशमेंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज ओनली ऑपरेंट कंडीशनिंग। इजी था ऑपरेंट कंडीशनिंग, इजी था, राइट। ये वाला भी देख लेते एक बार।
अब जैसे यहाँ देखो, ठीक है, की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग तब होता है जब हम किसी लर्नर के बिहेवियर को किसी एक सिचुएशन से फॉलो करा रहे हैं, ठीक है, या फिर री इन्फोर्समेंट से फॉलो करा, जैसे कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होता है, जब हम उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे जल्दी से, देन आपको मूवी दिखाने ले चलेंगे एज अ रिवॉर्ड। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव री हुआ। ना वो बच्चा होमवर्क जल्दी कंप्लीट करेगा ही करेगा क्योंकि उसको मूवी जाने को है, एंड ये एक पॉजिटिव री हुआ। अब जैसे कि देखो नेगेटिव री ये इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को या फिर बिहेवियर को रिमूव ऑफ व्हेन रिमूव, जैसे कि टू स्टॉप द बजिंग साउंड इन योर कार यू हैव टू रोल अप द विंडो, ठीक है। एंड पनिशमेंट डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, जैसे कि योर पेरेंट टेक योर सेल फोन अवे फ्रॉम वन डे एंड ईच वीक टू लोअर योर फोन बिल। अब आपके पेरेंट्स आपसे फोन ले लेंगे एक दिन, हर मान लो हर वीक में एक दिन फोन ले रहे हैं, तो इससे फोन का जो बिल है वो तो कम आने लगेगा। तो फोन का बिल आना इज ऑल्सो अ गुड थिंग, फोन का कम यूज करना इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो फोन को ही रिमूव कर दिया तो यहाँ पे फोन का बिल भी बच गया और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग का पूरा मीनिंग। चलो ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में इतना ही था। ये वाला बस एक डायग्राम देख लो, इससे अच्छा और थोड़ा समझ में आ जाएगा। जब हम किसी में कुछ चीज और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जब मेरा एम क्या है, एडिंग मोर एंड मोर समथिंग एडिंग, तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जब वो क्लास की लेडी चाहती थी किंडरगार्टन वाला कि उसका स्टूडेंट और अच्छा परफॉर्म करे, तो वो उसको स्टिकर्स वगैरह देना शुरू कर दिया, बच्चों को तो वही पसंद है। एमिंग टू इंक्रीज द बिहेवियर, जब आपको चाहिए कि सामने वाला का वो बिहेवियर इंक्रीज होते रहे, तो आपको कुछ ऐड करना होगा, वो कुछ क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। अब एमिंग टू इंक्रीज द बिहेवियर, इंक्रीज करना है बिहेवियर लेकिन कुछ रिमूव करना होगा, दैट इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एमिंग टू डिक्रीज द बिहेवियर, कुछ ऐड करना होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एमिंग टू डिक्रीज और रिमूव, देन दोनों ही नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंप्लीट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ऑपरेंट हो गया, अब हम आ जाते हैं ऑब्जर्वेशनल, लास्ट जो बचा है हमारा ऑब्जर्वेशनल। तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं OBSERVATIONAL, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सोशल कॉग्निटिव सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसका इसका नाम से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशनल मतलब देखकर, देखकर, लर्निंग मतलब क्या, सीखना, देखकर सीखना, मैं बता देती हूँ, देख करके सीखना। और सोसाइटी, यहाँ पे सोशल लिखा है, सोशल मतलब क्या हुआ, सोसाइटी, सोसाइटी, कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, सोसाइटी से नॉलेज लेना, सोसाइटी से नॉलेज कैसे ले सकते हैं, देख करके, सी करके, ऑब्जर्व कर करके, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दिया किसने है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी आपका प्रोवाइड किया गया है अल्बर्ट बंडूरा की तरफ से, ALBERT, अल्बर्ट, BANDURA, अल्बर्ट बंडूरा की तरफ से दिया गया है। ये बहुत इजी है, सबसे इजी यही है, ठीक है। इसका भी एक डायग्राम देख लो, इसका तो डेली लाइफ एग्जाम्पल आपके घर में भी होगा। ये इंटरनेट इतना स्लो क्यों है पता नहीं।
अपने घर में देखा है ये एग्जाम्पल? बिल्कुल देखा होगा, है ना? क्या हो रहा है, ये बच्चा अपने फादर को देख करके, ये बच्चा अपने फादर को देख करके सेम चीज कॉपी कर रहा है। सिंपल यही है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो किसने दिया है? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है? एल्बर्ट बंडूरा ने आपका ऑब्जर्वेशनल थ्योरी प्रोवाइड किया है। एल्बर्ट बंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल थ्योरी प्रोवाइड किया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सॉरी नॉट थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब देखो जैसे यहाँ पे ये अपने मॉम को देख के कॉपी कर रही है ना, मोबाइल फोन चलाना, फोन पे बातें करना, ठीक है? तो ये भी आपका बताओ, मुझे देखना ही नहीं है, मेरे लोड ही नहीं हो रहा है। चलो यहाँ पे तो देख लिया आपने, ये देखो ये वाला डायग्राम देखो, अपने मदर को देख के ये भी कर रही है कॉपी, राइट? तो यही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जहाँ पे हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे बच्चे बच्चे जो है देख करके सीखते हैं, है ना? दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये देखो, ये बंदर को देखा ऐसे कर रहा है, ये बंदर ने देखा इसको ऐसे करते हुए, ये भी सेम कॉपी कर रहा है, ठीक है? दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अपने फादर को देख के ये सीख रहा है सूट को साफ करना, दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है? जहाँ पे हम कॉपी करते हैं, देख करके सीखते हैं, ठीक है? देख करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करके, देखो, है ना? ये बंदर भी इनको देख के कॉपी कर रहा है, दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। समझ में आ गया तीनों? तीन तो बिहेवियरल लर्निंग कौन कौन सा है? क्लासिकल लर्निंग है, ऑपरेंट लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। सबको एक एक करके देखते हैं अभी। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग किसने प्रोवाइड किया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने प्रोवाइड किया है, ऑब्जर्वेशनल ये लिख लेते हैं। आपका जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इवान पावलोव। जहाँ पे एक स्टिमुलस होता है और एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये प्रोवाइड किया है बीएफ स्किनर ने, जिन्होंने बोला कि हम पनिशमेंट की हेल्प से, हम री की हेल्प से किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्टिकुलर एनिमल पर्सन का हम बिहेवियर को देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय अल्बर्ट बंडूरा, BANDURA, जिन्होंने देखा कि हम देख करके सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, ठीक है? तो सिंपल ये तीनों आपको समझने का था। चलो तीनों तो कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब हुआ कि आपका ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी होता है जिसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो ब्लेंडेड फॉर्म में होता है। अब ब्लेंडेड फॉर्म में होता है मतलब ये क्या, मैं बताती हूँ इन शॉर्ट आपको। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग होता है। क्या होता है? ब्लेंडेड लर्निंग। मतलब क्या? मतलब ये कि हम लोग जो है क्लास में आएंगे, जब ड्यूरिंग क्लास, जब हम क्लास में हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? अपना फीडबैक शेयर करेंगे, अपना फीडबैक शेयर करेंगे, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे। और 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 बिफोर क्लास क्या करेंगे फिर? बिफोर, एक मिनट, मैंने ना उल्टा लिख दिया है, पहले मुझे बिफोर क्लास लिखना चाहिए था। ओके, देखो सबसे पहले बिफोर क्लास करते हैं। बिफोर क्लास, बिफोर क्लास क्या करेंगे? बिफोर क्लास हम क्लास की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे मान लो आज क्लास में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एल्बर्ट बंडूरा का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली थी, तो आप क्या करोगे? आप वो एल्बर्ट बंडूरा का जो क्लास होने वाला है उसके बारे में आप घर से ही प्रिपेयर करके आओगे, होम से ही प्रिपेयर करके आओगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है? ड्यूरिंग क्लास क्या होगा? ड्यूरिंग क्लास
हम उस अल्बर्ट बंडूरा के टॉपिक पे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू डू द वी आर गोइंग टू गिव फीडबैक कि हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमने क्या समझा वो हम बताएंगे कॉन्सेप्ट को। तो आफ्टर क्लास क्या करेंगे हम लोग, आफ्टर क्लास हम लोग करेंगे अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक। ठीक है, समझ में आया? यही आपका फ्लिप्ड क्लासरूम है। मतलब बिफोर क्लास आपको टॉपिक बता दिया जा रहा है, टॉपिक बता दिया जा रहा है कि आज के क्लास में हम लोग अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप घर से ही अल्बर्ट बंडूरा का प्रिपरेशन करके आते हो। इन क्लास है ना, इंस्ट्रक्टर मतलब जैसे कि मैं आपको उस पर कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है, आपको लेक्चर दूंगी, आप भी डिस्कस करोगे, मैं फीडबैक दूंगी आपको कि हाँ आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। उसके बाद आफ्टर क्लास आप करते हो अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक, जो आपका टेस्ट के हेल्प से हो जाता है। एक्टिविटीज दे दूंगी मैं आपको, ठीक है, एक्टिविटीज दे दे रही हूँ आपको, एक्सरसाइजेस दे दे रही हूँ, आप उसको कर रहे हो, वो हो गया आफ्टर द क्लास। समझ में आ गया? बिफोर क्लास आप पूरा प्रॉपर से खुद से प्रॉपर से फिर से देखो। बिफोर क्लास क्या करोगे, आप खुद से रीड करोगे, मटेरियल सर्च करोगे, मटेरियल सर्च करोगे, कंटेंट सर्च करोगे, और ये सब खुद से करोगे बाय सेल्फ। दिस इज बिफोर क्लास, ठीक है। इन क्लासरूम क्या होगा, ड्यूरिंग क्लासरूम हम वो सब चीज पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर क्लासरूम क्या होता है, आप कंफर्म करोगे, आप चेक करोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई, उस टॉपिक पर आपको कितना आ रहा है, ठीक है। दिस इज आफ्टर क्लास, ठीक है। आफ्टर क्लास लर्निंग एक्टिविटीज को कर करके आप कंफर्म करोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करोगे। दैट इज द फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट। ये क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा दे रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फ्लिप्ड क्लासरूम, देखो लिखा है ना, अ फ्लिप्ड क्लासरूम, और ऐसा होता है यहाँ पे, देखो इसको लोड होने तो पूरा, इससे हम समझ लेंगे। देखो क्या लिखा है, अ फ्लिप्ड क्लासरूम एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी होता है, एक तरह का ब्लेंडेड लर्निंग होता है जिसका एम होता है कि हम स्टूडेंट इंगेजमेंट को बढ़ा सके, क्या कर सके, स्टूडेंट इंगेजमेंट को बढ़ा सके, लर्निंग को बढ़ा सके, जहाँ पे प्यूपिल्स कंप्लीट करते हैं रीडिंग एट होम। क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखो लिखा है ना कि आप रीडिंग करोगे कहाँ पे, होम में करोगे, सेल्फ यू विल डू इट इन होम, घर पे कर लिया रीडिंग वगैरह, ठीक है। वह और जो लाइव पे मतलब क्लास में ड्यूरिंग क्लास क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डिस्कस करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या होता है, फ्लिप क्लासरूम। हाँ, अब फ्लिप क्लासरूम इज अ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी जिसका एम होता है कि स्टूडेंट इंगेजमेंट को बढ़ा सके, लर्निंग को बढ़ा सके। ट्रेडिशनल में पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था कि टीचर जो है आपको लेसन दी, स्टूडेंट का सुनते थे, क्वेश्चन पूछते थे एंड कंप्लीट करते थे होमवर्क घर पे, ऐसा होता था। बट फ्लिप में क्या होता है, रिवर्स हो गया, जब स्टूडेंट जो है ऑनलाइन लेक्चर घर पे ही कंप्लीट करेंगे, रीडिंग कंप्लीट करेंगे घर पे ही, मतलब पढ़ाई जो है घर पे ही कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास के टाइम में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, डिस्कशन करोगे, डीप एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक के बारे में। बेनिफिट इससे क्या होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगा, स्टूडेंट फोकस करेंगे अपना पढ़ाई पे, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट लेड एक्सप्लेनेशन होगा, मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होगी, मतलब क्लासरूम टाइम इन डेप्थ डिस्कशन एक्टिविटी, फ्लेक्सिबल कंटेंट डिलीवरी होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लिप क्लासरूम का था मतलब, ठीक है। अब एक दो डायग्राम के हेल्प से भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, ये हो गया फ्लिप क्लासरूम का डायग्राम। क्या लिखा है देख लो जल्दी से। घर पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, घर पे हम
अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये तो घर हुआ अंडरस्टैंड और रिमेंबर। एट होम स्टूडेंट वर्क विद टेक्नोलॉजी एट देयर ओन पेस, अपने अकॉर्डिंग आप घर पे पढ़ ले रहे हो। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एट स्कूल, स्कूल में क्या करें, स्कूल में हम प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं, हमें कहाँ प्रॉब्लम आया, हमें कहाँ पे नहीं समझ में आया, हम वो सब कहाँ पे वर्क करेंगे, घर पे वर्क करेंगे, सॉरी स्कूल में वर्क करेंगे कि मेरे को ये समझ नहीं आया मैम, वो समझ नहीं आया, तो उसको सॉल्व करेंगे स्कूल में। यूजिंग ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडेड बाय टीचर, ये घर पे करोगे आप, ऑनलाइन कंटेंट आपको टीचर दे देगी, घर पे पढ़ोगे। लैब प्रोजेक्ट डिस्कशन विद पीयर एंड टीचर, और ये आप आफ्टर करोगे, आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो स्कूल में क्या क्या कर रहे हो, एनालाइज, क्रिएट, अप्लाई, इवेलुएट, घर में समझना और रिमेम्बर करना, याद वाद करना, घर में घर से करके आओ, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है। ओके नाउ ये देखेंगे, ये भी चलो ठीक है, ये देख लेते हैं वाटर। ये देखो फ्लिप्ड क्लासरूम का सॉरी, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल में क्या होता था, आज क्या पढ़ना है, होमवर्क क्या करना है, घर में क्या करना है, सब ये टीचर बताएंगे, ये सब बच्चे घर जाके वो सेम करेंगे। बट फ्लिप्ड में क्या होता है, एक्टिविटी टुडे, वॉच लेक्चर ऑनलाइन टुनाइट, आपको लेक्चर घर से करके आना है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो आप क्लास में बताओगे, ठीक है। स्टूडेंट वॉच लेक्चर एट होम, अपने घर पे अपने खुद का टाइम पे लेके अपना पीयर से कम्युनिकेट करना, टीचर से ऑनलाइन डिस्कशन, मतलब घर पे होगा पढ़ाई। और उसके बाद क्लासरूम में आपका कॉन्सेप्ट पे कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं, आपका इंगेजमेंट चेक करना इंस्ट्रक्टर का वो काम होगा, दैट इज द फ्लिप्ड क्लासरूम। समझ में आ गया। तो फ्लिप्ड क्लासरूम आपको लेक्चर, आपको रीड करना, मटेरियल खोजना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये सब होम में करना, ठीक है। क्लास में क्या करेंगे मैम, क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व मतलब जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है वो करेंगे, ये क्लास में करेंगे। और आफ्टर क्लास क्या करेंगे, आफ्टर क्लास आपको मैम एक्सरसाइज देंगी, आपको वर्क देंगी, उस पर आपको वर्क करना होगा आफ्टर क्लास, ठीक है। तो दिस इज द फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे डायग्राम है गूगल पे, आप में से भी देख सकते हो, ठीक है। ये वाला प्रोसेस देख लो, ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है। घर में क्या कर रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। देखो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले प्रिपेयर किया, पहले क्लास जाने से पहले, ठीक है। आउट ऑफ क्लास, ड्यूरिंग क्लास क्या किया, प्रैक्टिस किया, और आफ्टर क्लास प्रोसेस किया, ठीक है। समझ में आ गया। क्रॉस कर दिया इसको, क्रॉस कर देती हूँ, क्रॉस कर देती हूँ, क्रॉस। तो ये है पूरा फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट। अब एक वर्ड आता है दैट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, आपने पीवाईक्यू में ये वर्ड को देखा होगा, SCAFFOLD, अच्छा F एक ही बार होगा ना, SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, मान लो सम फ्रेश क्लास, फ्रेश टॉपिक है, मैं आपका पीवाईक्यू ले रही हूँ या फिर मैं आपको MCQ पूछ रही हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट क्लास में मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ आपको, ठीक है, चलो ठीक है। सेकेंड क्लास में थोड़ा और हिंट दिया, ठीक है। थर्ड क्लास में मैंने आपको 50% हिंट दिया, ठीक है। फोर्थ क्लास में 20%, ठीक है। फिफ्थ क्लास में 10%, ठीक है। एंड लास्ट क्लास में निल, मतलब नो हिंट, नो हिंट। तो ये क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो, आप मुझे समझ के बता सकते हो कि पहले मैंने आपको बहुत हेल्प किया, फिर मैंने बहुत हेल्प किया, फिर थोड़ा हेल्प कम कर दिया, फिर थोड़ा और हेल्प कम किया, फिर थोड़ा और हेल्प कम किया, फिर बिल्कुल ही कम कर दिया। मतलब मैं अपने हेल्प को, मैं अपने सपोर्ट को कम करते जा रहे हूँ, कम करते जा रहे हो, आई एम रिड्यूसिंग इट डे बाय डे, डे बाय डे हम रिड्यूस कर रहे हो उसको। तो दिस इज ओनली स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जहाँ पे टीचर जो है या फिर इंस्ट्रक्टर लिख लो, या फिर आप टीचर लिख लो, या फिर यू कैन राइट जो आपको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली
removes gradually removes guidance, ठीक है, एंड सपोर्ट। मैंने रिमूव कर दिया ना, वो स्टाफ होल्डिंग ही था, ठीक है, धीरे धीरे आई एम रिमूविंग इट सो दैट, ये क्यों कर रही हूँ मैं, ये क्यों कर रही हूँ, क्यों, मुझे क्या आपको हेल्प करने में अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से? नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट रिमूविंग द गाइडेंस एंड सपोर्ट सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू compete, हाउ टू compete, कैसे आंसर्स करना है ये तो आपको ही सीखना होगा, तो ये आप सीख सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, सो दैट आप अपने इंटेलिजेंस लेवल को यूज कर सको, आप ये सोच सको कैसे इसे यूज करना है, कैसे इसे नहीं यूज करना है, अपना मेंटल एबिलिटी चेक कर सको एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सको। दिस इज द स्कैफ फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा चलो, अब ना मुझे नहीं लग रहा है लोग मुझे क्लास करने देंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है पिक रैट, पिक रैट, PICRAT, PICRAT, पिक रैट। अब ये क्या है देख लो। पिक रैट जो है, अभी देखो, अभी कोरोना की वजह से कितना सब कुछ टेक्नोलॉजी 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 हो चुका है ना, कितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, राइट, सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो पिक रैट जो है ना, ये डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब देखो, आप खुद को सोचो, अब ये क्लास भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से चल रहा है, मैं जो लिख रही हूँ ये भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से, इफ यू कैन हियर मी, ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से, मैं कहीं और बैठी हूँ, आप कहीं और बैठे हो, ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसमें दो जन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, किसका किसका, एक तो हो गई मैं जो कि एक टीचर हूँ, और एक हो गए आप जो कि एक स्टूडेंट। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये दोनों का सोच करके हुआ है, ठीक है। तो कैसे कैसे एक टीचर का रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ होता है और कैसे एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप एक टेक्नोलॉजी के साथ होता है, ये आपको पिक्रैट बताता है, ठीक है, पिक्रैट यही आपको इन्फॉर्म करता है। स्टूडेंट का रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ, टीचर का रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ आपको पिक्रैट बताएगा कि कैसे टीचर उसको यूज कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट उसको यूज करते हैं। तो इसमें ना जो PIC है ना, PIC पिक, PIC पिक, स्टूडेंट्स हमेशा पिक लेते हैं ना, सेल्फी लेते हैं ना, तो कैसे समझ लो, स्टूडेंट पिक, स्टूडेंट पिक, टीचर क्या हो गई, रैट, मतलब टीचर चूहा हो गई। ओके, ठीक है, चलो, जस्ट टू रिमेम्बर, आपको ये हेल्प करेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा। स्टूडेंट हमेशा सेल्फी लेते हैं, पिक लेते हैं, तो स्टूडेंट का पिक हो जाएगा, टीचर रैट हो जाएगा, टीचर का रैट, जो बचा वो टीचर का हो गया, ठीक है। तो पिक का ना कुछ फुल फॉर्म है, पता है, पिक का फुल फॉर्म ये है कि P स्टैंड फॉर पैसिव, ठीक है, I स्टैंड फॉर इंटरएक्टिव, ठीक है, C स्टैंड फॉर क्रिएटिव, समझ में आया? P स्टैंड फॉर पैसिव, I स्टैंड फॉर इंटरएक्टिव एंड C स्टैंड फॉर क्रिएटिव, C स्टैंड फॉर क्रिएटिव, पैसिव, इंटरएक्टिव, क्रिएटिव, किसके लिए है ये? स्टूडेंट्स हमेशा पिक लेते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए है पिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पिक का कॉन्सेप्ट क्या शो करेगा? पिक का कॉन्सेप्ट आपको शो करेगा, क्या शो करेगा बता दो मुझे, ये शो करेगा स्टूडेंट का रिलेशनशिप,
स्टूडेंट का रिलेशनशिप विथ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब पैसिव का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जो है ना ये रिलेटिवली इंटरैक्ट करते हैं पैसिवली। पैसिव मतलब क्या हुआ, एक्टिव पैसिव याद है ना, जहाँ पे हम लोग टीचर सेंटर, टीचर एक्टिव रोल प्ले करती है, स्टूडेंट पैसिव रोल प्ले करते हैं, मतलब स्टूडेंट सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो है पैसिवली इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीविंग पैसिवली। डाल तो मैं रही हूँ ना, सेकंड पर्सन आप हो जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, तो पैसिव इज फॉर यू। इंटरैक्टिव, स्टूडेंट रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, ठीक है, डिसलाइक करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, तो वो क्या हुआ, रिस्पॉन्ड हो गया। तो इंटरैक्टिव मतलब समझ में आया, पहले आपने इंफॉर्मेशन रिसीव किया, फिर इंटरैक्टिव सेशन, इंटरैक्टिव मतलब रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद आप अपने लिए न्यू इंफॉर्मेशन रेडी कर रहे हो, मतलब आप अपना नोट्स रेडी कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटिव। क्रिएटिव सिंपल है। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एग्जाम्पल में आपने वाईटी क्लास किया, ठीक है, उसके बाद आपने कमेंट किया तो वो रिस्पॉन्ड हो गया, आपने लाइक किया तो वो भी रिस्पॉन्ड हो गया, आपने सब्सक्राइब किया तो वो भी रिस्पॉन्ड हो गया, उसके बाद आपने जो नोट्स रेडी किया वो आपका न्यू इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब किसके हेल्प से किया आपने, ये सब आपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही किया ना, अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से किया है आपने। तो यही आपका पिक का मतलब हो जाता है पैसिव इंटरैक्टिव क्रिएटिव। पैसिव इंटरैक्टिव क्रिएटिव, पैसिव मतलब आप पैसिवली इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, इंटरैक्टिव मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मैं क्वेश्चन डाल रहे हो उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में और नॉलेज ऐड कर रहे हो। उसके बाद आप क्रिएटिवली आप न्यू इंफॉर्मेशन रेडी कर रहे हो, अपना नोट्स खुद से रेडी कर रहे हो, ये हो गया पिक का मतलब, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं रैट पे। रैट किसका था, चूहा किसका था, चूहा टीचर का था, ओके। तो आर का मतलब हो गया रिप्लेस, ए का मतलब हो गया एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, ठीक है, और टी का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गया आर का मतलब रिप्लेस, ए का मतलब हो गया एम्पलीफाई और टी का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है, समझ में आया। तो ये किसके लिए होता है, ये टीचर के लिए होता है, टीचर का होता है ये, यस, टीचर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब फ्रेश टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। रिप्लेस मतलब क्या हुआ, अब एक बात बताओ, मुझे नहीं लग रहा है ना कि यूट्यूब पे अच्छा क्लासेस चल रहा है, तो क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ अपने टेक्नोलॉजी को, बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे ना थोड़ा ना अपना लेसन ना पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपना लेसन को चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो आपका रिप्लेस मतलब क्या हो जाता है कि आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने लेसन को भी चेंज कर सकते हो। मुझे पीडीएफ नहीं अच्छा लग रहा है, अब मैं पावर पॉइंट बनाऊंगी। मुझे लाइव क्लासेस नहीं अच्छा लग रहा है, मैं रिकॉर्डेड डालूंगी। तो दैट इज टेक्नोलॉजी के हेल्प से आई एम चेंजिंग माय लेसन। दिस ट्रायंगल मींस चेंज, है ना, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे उनको पता होगा ट्रायंगल का मतलब चेंज होता है, राइट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे वाईटी क्लास पे ठीक से मैं क्लास ले पा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जूम पे क्लास लेना शुरू कर दिया मैंने। तो मैंने क्या रिप्लेस किया एप्लीकेशन को, बिल्कुल किया। तो दिस इज ओनली रिप्लेसमेंट। मैं अपना इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को चेंज कर रही हूँ, मैं अपना इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को चेंज कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना इंस्ट्रक्शनल डिजाइन चेंज कर रही हूँ। और वो कैसे कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। तो दिस इज ओनली रिप्लेस का मतलब, जहाँ पे वेयर आई एम चेंजिंग माई द वे ऑफ लेसन चेंज करना, टेक्नोलॉजी चेंज करना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ, तो चेंज इज रिप्लेसमेंट। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई मतलब हुआ टेक्नोलॉजी के हेल्प से मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ, एम्पलीफाई कर सकती हूँ, इफेक्टिवली अपने क्लास को आप तक पहुंचा सकती हूँ। तो एम्पलीफाई मतलब आप ये लिख सकते हो
एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। अब मैंने मान लो मैंने YT की जगह जूम सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मैं अब एफिशिएंसी के साथ आपको क्लासेस ले सकूंगी, इफेक्टिवली क्लासेस ले सकूंगी, ठीक है। तो दिस इज ओनली एम्पलीफाई एंड ट्रांसफॉर्म मतलब टेक्नोलॉजी के हेल्प से मैंने नया इंस्ट्रक्शंस रेडी किया, न्यू इंस्ट्रक्शंस मैंने रेडी किया, न्यू लर्निंग प्रोसेस मैंने रेडी किया, ठीक है। तो ये सब किससे हो सका? टेक्नोलॉजी से ही हो सका ना। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। मैं एक न्यू एक्सपीरियंस ले रही हूँ लर्निंग का, लेसन प्रोवाइड करने का, एक्सपीरियंस ऑफ लेसन, न्यू एक्सपीरियंस ऑफ लेसन, सब नया, ठीक है। तो दिस इज ओनली दैट। रिप्लेस, एम्पलीफाई, ट्रांसफॉर्म। रिप्लेस में मुझे अगर लग रहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहिए अपने लेसन को चेंज करने के लिए, आई एम गोइंग टू चेंज, उससे मेरा क्लास और एफिशिएंट होगा और अच्छा होगा और फ्रूटफुल हो जाएगा, ठीक है, जिससे मैं न्यू क्लासरूम को और अच्छा बना सकती हूँ। फिर ट्रांसफॉर्म करके न्यू इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। तो पिक रैट जो है ये आपका टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, क्योंकि आपको एक क्लियर, कंपैटिबल और फ्रूटफुल इंस्ट्रक्शंस देने को बताता है। तो एक बात बताओ, क्या क्लियर स्टूडेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है? यस, स्टूडेंट्स टीचर्स दोनों के लिए हो जाता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट को लग रहा है YT क्लास अच्छा नहीं है तो वो किसी और एप्लीकेशन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फोकस, पिक रैट जो है ये फोकस करता है स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो टीचर्स हैं वो जो क्लास रेडी करेंगे वो किसके बारे में सोच के करेंगे? स्टूडेंट्स का ही सोच के करेंगे ना। तो अल्टीमेटली पिक रैट किस पे फोकस कर रहा है? पिक रैट जो है स्टूडेंट पे ही फोकस कर रहा है। बस आपको इतना याद रखना है, इसका पर्टिकुलर दिस पार्ट इज फॉर स्टूडेंट एंड दिस पार्ट इज फॉर टीचर। यही पिक रैट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बता देती हूँ जिससे आपका क्लासरूम का बेटर और आप मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप इमीडिएट एक्शन, अटेंशन, टीचिंग का, अच्छा चलो ये जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो यहाँ तक, आई होप आपको अच्छा लगा वो सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करें। कहीं किसी को डाउट होगा यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई वेरी सून। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।